जब सरकार अपनी रेगुलर आय से रेगुलर व्यय को पूरा नहीं कर पाती तब राजस्व घाटा की सिचुएशन क्रिएट होती है। वेलकम टू फ्रीक्वेंट एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ही हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर जो है हमारा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आज हमको जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्व घाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्व घाटा, ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में भी बात की थी। यहाँ पे हम अच्छे से देखते हैं कि जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। कि सरकार का व्यय तो अधिक है पर उसको जो मिलने वाली प्राप्तियां हैं वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे उसको क्या होता है, घाटा होता है। भाई जब आपको इनकम कम मिलेगी, आपको जो सैलरी मिल रही है मान लीजिए 20,000 मिल रही है और आपके खर्चे जो है वो 30 है, तो उसमें क्या हुआ कि आपका खर्चा तो ज्यादा हो गया लेकिन आपके पास तो आय उतनी आई ही नहीं, तो आपकी इनकम कम है और आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए। तो आप उस स्थिति में क्या होगे, घाटे में चले जाएंगे। फिर आपको ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा अपना खर्चा चलाने के लिए। तो इसी प्रकार से सरकार को भी होता है। तो उनको जितना आय नहीं प्राप्त हो रही पर उनके जो खर्चे वो ज्यादा हो गए, व्यय ज्यादा हो गया, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा का जो फॉर्मूला है हमने वहां पे भी देखा था। यहाँ देखते हैं कि राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा व्यय में और माइनस कर दिया हमने राजस्व जो प्राप्तियां उनको। राजस्व घाटे के कारण जो है सरकारी प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि, वेतन पेंशन और ब्याज भुगतानों में बढ़ोतरी, सब्सिडी पर अधिक व्यय, कर संग्रह में कमी, गैर योजनागत व्यय का बढ़ाना। सरकार जो है प्रशासनिक खर्च में बहुत ज्यादा जब वृद्धि कर देती है, ज्यादा प्रशासनिक खर्चों में खर्चे करने लगती है और जैसे कि मान लीजिए उन्होंने वैकेंसी निकाल रही है, कोई ट्रेनिंग है, कोई प्रशिक्षण देना है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे वो खर्च करती है। वेतन पेंशन ब्याज भुगतान आदि में जब वो बढ़ोतरी कर देती है, सब्सिडी में पर ज्यादा व्यय करने लगती है, कर के संग्रह में उसके कमी आ जाती है, जो कर लेती थी उसके संग्रह में कमी आती है और गैर योजनागत व्यय को बढ़ावा देती है अगर, तो यहाँ पे सरकार घाटे में चली जाती है। जो अगर मतलब योजना के अंतर्गत है नहीं और उस पर भी वो व्यय कर रही है वहां उसको। परिभाषा इसके अगर हम देखें तो देखते हैं जब सरकार का कुल व्यय वहां पे हमने देख लिया राजस्व घाटा क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राजकोषीय घाटा। अब यहाँ पे देखते हैं जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों, ऋण को छोड़कर, जो ऋण है उसको छोड़कर उससे अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए कुल व्यय जो है उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। लेकिन यहाँ पे ऋण को छोड़ दिया जाता है। सूत्र है यहाँ पे इसका फॉर्मूला, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, है ना। ऋण को छोड़ दिया वहां पे तो कुल व्यय माइनस हमने देखा राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। तो आपको राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। तो राजस्व घाटे का आपने देखा कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, राजकोषीय घाटे के कारण क्या है कि सरकारी व्यय में तीव्र से वृद्धि होती है, कर संग्रह कम हो जाता है, कर संग्रह करने की जो क्षमता है वो कम होती है, कर संग्रह हो नहीं पाता है, सरकार की जो व्यय करने की क्षमता वो तीव्र हो जाती है, वो ज्यादा व्यय करने लगती है। सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करती है, वो लोगों को सब्सिडी देती है और उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करती है, उन पे खर्च करती है कि जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उनका भला हो सके, उनके ऊपर खर्च करती है, उनके लिए नई नई योजनाओं बनाकर जिससे उनको लाभ मिले और उनका जो जीवन स्तर है वो सुधर सके, वो भी अपने जीवन स्तर को अच्छे से चला सके। इस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं में ये सब में आदि में धन खर्च करती है जिससे वो घाटे में चली जाती है। राजकोषीय घाटा को कम करने के उपाय, कर आधार का विस्तार, सरकारी व्यय पर नियंत्रण, अनुत्पादक व्यय में कटौती, विनिवेश को बढ़ावा, आर्थिक विकास को। अब राजकोषीय घाटे को अब कम करना है तो इसके लिए कुछ तो उपाय होने चाहिए। भाई क्या उपाय होने चाहिए, तो कर आधार का विस्तार, कर का जो आधार है उसको बढ़ाना चाहिए कि कहाँ से कर प्राप्त हो। सरकारी व्यय पर नियंत्रण, अगर सरकार जो व्यय कर रही, खर्चे कर रही, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अनुत्पादक व्यय में कटौती, जो फालतू के वो व्यय करती है उसमें भी उसको कटौती कर देना चाहिए और विनिवेश को बढ़ाना चाहिए। जो विनिवेश है उसको बढ़ाना चाहिए, जितना सरकार विनिवेश करेगी उसको उतना ही लाभ होगा और आर्थिक विकास को उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा कम करने के जो उपाय हैं वो ये हैं। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में हम यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखते हैं। आधार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा।
आधार क्या है कि राजस्व खाते पर और संपूर्ण बजट पर। ठीक है, ये किस पर असर पड़ता है इसका, राजस्व घाटे खाते पर, और ये संपूर्ण बजट राजकोषीय घाटा। ऋण संकेत सीमित है इसका, लेकिन कुल ऋण आवश्यक है इसके लिए, है ना, आवश्यकता। महत्व क्या है कि चालू खर्च की स्थिति होती है, इसमें जो खर्च है वो कैसा चालू खर्च रहता है, लेकिन सरकार की उधारी की जरूरत रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है सरकार की उधारी की उसको जरूरत रहती है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में हमने अंतर देखा। अब जब राजकोषीय घाटे का हम देख रहे हैं, प्राथमिक घाटा हम देख लेते हैं कि प्राथमिक घाटा जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है, जो ब्याज का भुगतान होता है उसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो शेष राशि बचती है वो प्राथमिक घाटा कहते हैं उसे। ठीक है, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जो भुगतान किया जाता है उसको हम घटा दें, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि बचती है, शेष जो पैसे बचते हैं, उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जैसे प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज। राजस्व घाटा का फार्मूला, राजकोषीय घाटे का फार्मूला और प्राथमिक घाटा, ये सब आपको याद रखना है अच्छे से। तो प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो जब आंसर लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या होता है कि यह दर्शाता है कि सरकार को ब्याज भुगतान के अलावा अपने वर्तमान खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता है। अब प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सरकार को जो ब्याज का भुगतान के अलावा उसे अपने वर्तमान प्रेजेंट टाइम में उसे कितने खर्च करने हैं, उस खर्चों को पूरा करने के लिए उसे कितनी उधारी लेनी पड़ेगी, ये कहलाता है प्राथमिक घाटा। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक घाटे का महत्व, सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति बताता है। प्राथमिक घाटा हमें बताता है कि सरकार की एक्चुअल में वास्तविक स्थिति है क्या, कितने पैसे हैं उसके पास और किस स्थिति में है, और कितना उसको उधार चाहिए। वर्तमान नीति को सुदृढ़ता का संकेत, वर्तमान जो नीति है उसकी सुदृढ़ता को संकेत करता है। भविष्य के ऋण बोझ का अनुमान बताता है कि भविष्य में कितना ऋण लेना पड़ेगा, कितना ऋण का बोझ रहेगा। बजट अनुशासन का मापक, बजट का जो अनुशासन है, बजट कितना कैसे रहेगा उसका मापक है ये। प्राथमिक घाटा कम करने के उपाय। अब प्राथमिक घाटा कम कैसे, हमने देखा भी कर उत्पादक में व्यय में कटौती करना चाहिए, कर संग्रह, कर जहां से ज्यादा मिले उसको बढ़ाना चाहिए। सब्सिडी को लक्षित बनाओ कि सब्सिडी कितनी देनी है, एक मतलब वो तैयार करना चाहिए लक्ष्य। और आर्थिक विकास को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना कि आर्थिक विकास किस प्रकार से ज्यादा किया जा सके। और आर्थिक विकास ज्यादा होगा तो सरकार को इनकम भी ज्यादा होगी, इसलिए आर्थिक विकास पर जोर देना। घाटों का आपसी संबंध हम देख लेते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए कि राजस्व घाटा में राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटे में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां और प्लस माइनस ऋण, और यहाँ पे प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों का फॉर्मूला देख लिया। तो इसमें हमने ये देखा कि राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, और तीनों का अपने अपने जगह पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है इसमें, राजस्व घाटा में क्या होता है, राजकोषीय घाटा में क्या होता है और प्राथमिक घाटा में क्या होता है। अब हमने यहाँ पे जैसे देखा है कि राजस्व घाटा में राजस्व व्यय जब ज्यादा होता है और राजस्व की प्राप्तियां जो होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा में हम देखा कुल व्यय जो है और कुल प्राप्तियां जो है और जो है ऋण माइनस, और प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज। ठीक है, मतलब जो ब्याज लेना पड़ रहा है सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए देना पड़ रहा है, या फिर मतलब जो उधारी लेनी पड़ रही है सरकार को, गवर्नमेंट को अपना वर्तमान खर्चा पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने राजकोषीय घाटा और ब्याज देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटे का महत्व, तो इसको कम कैसे किया जाए, है ना, और इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है, क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से हम राजकोषीय घाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, राजस्व घाटा को भी हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें इन्हें यहाँ पे हमने देखा है। और हमने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि जैसे आपके घर में भी जितनी इनकम आती है और अगर आपने अपनी इनकम से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं,
तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी और आपको फिर क्या होगा कि आपको ऋण लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। और इस चीज को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अगर इस चीज से समझेंगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा और इजी रूप से समझ में आएगा। तो इसको कम करने के लिए कि हमें उधार ना लेना पड़े, हमें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके हिसाब से आपको अपना बजट कैसे तैयार करना चाहिए भाई, जहां से आपको इनकम ज्यादा हो, ऐसी चीजें करना। और हमारे पास जितना इनकम है उसके हिसाब से ही हमें काम करना, जिससे कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि हमें ऋण या उधारी लेना पड़े। तो यहाँ पे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इन और प्राथमिक घाटा, इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। राजस्व व्यय को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिससे गवर्नमेंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस कर सके। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।